हेलो, गुड आफ्टरनून। तो जैसा कि कल हम पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, जिसमें एक मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो हमने कल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कुछ नॉलेज ली थी, जिसमें हम लोगों ने बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, जिसमें तो टेस्टीज होती है, यानी कि एक जोड़ी या एक पेयर टेस्टीज प्रेजेंट होती है। अब देखिए, हमने टेस्टीज के बारे में कल थोड़ा सा पढ़ा था, और हमने एसेसरी डक्ट्स के बारे में हमने बताया कि एसेसरी डक्ट्स होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है। ठीक। अब देखिए, अगर हम बात करें टेस्टीज के बारे में, जो कि यहाँ कल हमने पढ़ा था, तो हमने ये पढ़ा कि टेस्टीज जो है वो एक कवच के अंदर, एक पाउच के अंदर, एक थैलेनुमा संरचना के अंदर बंद रहती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रॉटम कहते हैं। ठीक है। ये टेस्टीज जो है वो एक मेल बॉडी में क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी से, बॉडी से बाहर की तरफ निकली हुई रहती है ना। तो हमने ये पढ़ा कि ये जो टेस्टीज हैं, ये स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं और हार्मोन रिलीज करती हैं। तो देखिए, ये एक थैलेनुमा संरचना होता है, जिसको हम लोग स्क्रॉटम कहते हैं। इसके अंदर बंद रहती हैं, जिसका टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है बॉडी टेम्परेचर के कंपैरिजन में। जो कि बॉडी टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है, उसके कंपैरिजन में 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम रहता है। हाँ। तो और इसके अलावा हमने पढ़ा कि ये जो टेस्टीज होती हैं वो ओवल शेप होती हैं। तो ओवल शेप हमने देखा था कि इसका डायमीटर कितना होता है, इसका इसका विड्थ कितनी होती है, इसकी लेंथ कितनी होती है। इन सब चीज़ों के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था। और हमने एक बात और बताई थी कि टेस्टीज जो होती है उसके अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिसको हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। जिसको हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स क्या करते हैं, आगे जाकर इसमें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या होता है, बहुत सारी हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, है ना। इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में दो टाइप की सेल होती हैं। एक सेल को हम लोग क्या कहते हैं, जर्म सेल कहते हैं, और दूसरी सेल को हम लोग क्या कहते हैं, सर्टोरी सेल्स कहते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, है ना। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। तो अगर थोड़ा सा इसी में आगे देखें, कल हमने पढ़ा था कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, जिसमें दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसको एक को हम मेल जर्म सेल कहते हैं और दूसरे को सर्टोरी सेल्स कहते हैं। तो अगर हम देखें कि ये एक्चुअली में होती क्या है और किस तरीके से फंक्शन करती हैं, तो हमें पता चलेगा कि जो सर्टोरी सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, वो 2n होती हैं, या ऐसे कह सकते हो कि इसमें म्यूटिक डिवीजन होता है, जिसके द्वारा स्पर्म फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम इसको लिखें, तो लिखते हैं द मेल जर्म सेल germ cells undergoes meiotic division finally leading to sperm formation। तो हमने क्या बताया, जो मेल जर्म सेल होती है वो क्या करती है, मेयोटिक डिवीजन, यानी कि 2n होती है, और ये 2n क्या करती है, मेयोटिक डिवीजन करके स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है। अगर हम इसी में आगे से बात करें थोड़ा सा, तो हम क्या देखेंगे कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, अगर हम देखें, मान लीजिए ये आपकी टेस्टीज है, कि ओवल शेप होती है, और इसके अंदर बहुत सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, यानी 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। इस 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर, या इन कंपार्टमेंट्स के अंदर 2 या 3 क्या होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की अगर बात करें, जैसे ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बनाते हैं, ऐसे कुछ इस टाइप का इनका स्ट्रक्चर होता है। ये हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, इसमें दो टाइप की सेल प्रेजेंट होती हैं। एक तो हमारी यहाँ पर सेल प्रेजेंट होती है,
एक सेल हमारी यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये जो हमारी सेल है, इन सेल को हम किस नाम से जानते हैं? ये वाली जो सेल है वो हमारी किस नाम से जानी जाती है? इन सेल्स को हम लोग कहते हैं मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल, है ना। अब देखिए मेल जर्म सेल क्या करेंगे? म्यूटेंट डिवीजन करेंगी। म्यूटेंट डिवीजन करने के बाद इनमें क्या होगा? स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करेगी, और इन्हीं इस मेल जर्म सेल को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। हम लोग इसी को स्पर्मेटोगोनिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या करता है? मेल तो हम क्या जानते हैं कि ये जो मेल जर्म सेल होती हैं, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्पर्मेटोगोनिया के नाम से जानते हैं, जो कि क्या करेंगे? आगे जाके म्यूटेंट डिवीजन के द्वारा स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। तो यही जब ये म्यूटेंट डिवीजन कर रही होगी या स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगी, तो इनको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो इनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराने में कौन हेल्प करता है? यहाँ पर और सेल्स होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्टोली सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको हम लोग सर्टोली सेल्स कहते हैं, जो क्या करती हैं हमारे लिए, यानी कि मेल जर्म सेल को क्या प्रोवाइड कराएंगी? ये मेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं, जिससे इनमें क्या हो सके, ताकि म्यूटेंट डिवीजन करके स्पर्म फॉर्मेशन में हमारी हेल्प कर सके, है ना। देखिए आगे चलते हैं, इसी बात को हम लोग देखते हैं। क्या देखेंगे कि द सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स, है ना। तो क्या करती हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं किसको? जर्म सेल्स को, ताकि ये न्यूट्रिएंट डिवीजन कर सके, है ना। देखिए आगे चलते हैं, तो हम बात कर रहे हैं कि जैसे ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, आप लोग देख सकते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपको साफ दिखाई दे रहा है, जो कि कहाँ होता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के जो कंपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें एक कंपार्टमेंट्स में 2 या 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें 2 टाइप की सेल होती हैं। एक को हम लोग मेल, देखिए अगर बात करें हम जानते हैं कि एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 या 3 एक लोबिकुलर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 2 या 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए ये मान लीजिए एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इसी के पास जस्ट दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहता है, इस तरीके से। तो देखिए हम आप साफ देखते हैं, ये क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, और ये दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। आप क्या देख पा रहे हो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और इस वाले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में बहुत सारा गैप है। आप क्या देख पा रहे हो? बहुत सारा इनके बीच में क्या है? गैप है। तो इसी गैप को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ये जो गैप है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। और इसमें सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए हम इसको दूसरा नाम भी देते हैं। क्या नाम देंगे इसको? इंटरस्टिशियल सेल्स, जिसको हम दूसरे नाम कैसे भी ना जानते हैं, जिसको हम लोग लीडिंग सेल के नाम से भी जानते हैं, लीडिंग सेल्स। ठीक, ये लीडिंग सेल्स क्या करती हैं? इस पर फॉर्मेशन के टाइम क्या करेगी? ये एक हार्मोन रिलीज करती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एंड्रोजन, है ना। चलिए देखते हैं इसी बात को। द रीजन outside the seminiferous ferrous tubules called interstitial interstitial
space contain small blood vessels and interstitial cells, या इसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या नाम है इसका? लीडिंग सेल्स, लीडिंग सेल्स के नाम से भी जानते हैं, है ना? इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो ये तो बात हो गई, आपने ये जो बात हमने बात करी, ये तो बात हो गई किसकी? टेस्टिस की। तो अगर टेस्टिस के बाद हम दोबारा देखें तो दूसरी चीज़ है एसेसरी डक्ट्स। तो मेल में कौन कौन सी एसेसरी डक्ट्स होती हैं और क्या होती हैं, चलिए देखते हैं उसको। हेडिंग डालते हैं, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स। तो अगर हम बात करें मेल में, ख़ास तौर से कुछ टाइप की एसेसरी डक्ट्स पाई जाती हैं, मेनली 4 टाइप्स की एसेसरी डक्ट्स पाई जाती हैं, मेनली 4 टाइप्स की एसेसरी डक्ट्स पाई जाती हैं। तो अगर हम बात करें मेल में मेनली 4 टाइप्स की एसेसरी डक्ट्स पाई जाती हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले, देखिए ये टेस्टीज आपको दिखाई दे रही है, ये पूरी की पूरी टेस्टीज है। देखिए इस टेस्टीज में ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है, आप इस पार्ट को विजिबल है जो आपको, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये टेस्टीज का सबसे आउटर पार्ट है और ये पूरी टेस्टीज रखी हुई है यहाँ पर, और इसमें बहुत सारे सेमिनिफरस टिप्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स भी आपको इसमें दिखाई देंगे। अगर हम बात करें इसमें, इन्हीं से, यहीं से बहुत सारी छोटी छोटी डक्ट्स निकली हुई है, यहाँ से देखोगे ये छोटी छोटी डक्ट्स निकली हुई हैं। इन्हीं डक्ट्स को हम लोग क्या नाम देंगे? रेटा टेस्टी। तो सबसे पहली जो टाइप होती है शरीर डक्ट्स में, उसमें सबसे पहला टाइप क्या आता है? रेटिटेक्सिस, रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस, है ना? अब देखिए रेटिटेस्टिस की अगर बाद में बात करें, रेटिटेस्टिस के बाद क्या होगा? सेकंड चीज देखिए, ये रेटिटेस्टिस जितनी भी हैं ये सारी जाकर एक पॉइंट पर जाकर मिल रही हैं, इस वाले पॉइंट पर जाकर सारी की सारी रेटिटेस्टिस मिल जाएंगी। तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? वास रेफरेंशिया। क्या कहते हैं इस पॉइंट को? वास रेफरेंशिया। तो अगर कोई पूछे कि टेस्टिस जो होती है वो रेटी टेस्टिस में जाकर ओपन होती है और उसके बाद रेटी टेस्टिस कहाँ जाकर मिल रही है, तो उस दूसरे डक्ट का नाम है वास एफरेंशिया।
वैसा एफरेंशिया। हाँ, देखिए, अब अगर हम तीसरी चीज के बारे में बात करें, जो तीसरी होती है, देखिए, ये सारे के सारा क्या होता है वैसा एफरेंशिया के बाद होगा कि ये वैसा एफरेंशिया के बाद एक हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होगा जो पोस्टीरियर होता है। एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि पोस्टीरियर है टेस्टिस के, यहाँ से यहाँ तक ये जो कुछ भी जा रहा है, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, एपिडाइडमिस। तो यानी कि जो तीसरी डक्ट होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस, है ना। उसके बाद यहां से देखिए, एपिडाइडमिस यहां से होती हुई, ये सबसे पहले टेस्टिस है, टेस्टिस के बाद क्या होगा, टेस्टिस से बहुत सारी छोटी छोटी डक्ट्स निकली हुई हैं जो कि जहां कहाँ जाकर जिन इन छोटी छोटी डक्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, रेडी टेस्टिस। यही रेटी टेस्टिस एक पॉइंट पर जाकर मिलती हैं। इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, जिस पॉइंट पर ये मिल रही हैं, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, जिस पॉइंट पर ये मिल रही हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, वैसा एफरेंशिया। अब वैसा एफरेंशिया भी क्या होता है, एक पर्टिकुलर जगह पर ओपन हो रही है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिडाइडमिस। अब देखिए, एपिडाइडमिस क्या होगा, एपिडाइडमिस के बाद यहाँ से ये सारी जो चीज है वो यहाँ से डक्ट्स चलकर इस यहाँ से जाकर पूरी यहाँ तक जाएगी। तो ये जो एक नलिका नुमा संरचना है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वासा एफरेंस, वासा डिफरेंस, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वास डिफरेंस, है ना। यानी कि जो हमारी चौथी डक्ट होगी उसका नाम क्या होगा, वैस डिफरेंस, वैस डिफरेंस। तो देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले, तो हम जानते हैं, देखिए, सबसे पहले अगर स्पर्म फॉर्मेशन होगा तो स्पर्म फॉर्मेशन कहाँ होगा, टेस्टिस के अंदर होता है। यानी कि इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक जो कुछ भी स्ट्रक्चर है इसके अंदर क्या होगा, टेस्टिस का फॉर्मेशन होगा। टेस्टिस का फॉर्मेशन होने के बाद, वो टेस्टिस का फॉर्मेशन होने के बाद कहाँ जाएगा, ये रेटी टेस्टिस के द्वारा होते हुए कहाँ जाएगा, वैसा डिफरेंस में आ जाएगा। और वैसा डिफरेंस से कहाँ आ जाएगा, हमारे पास ये जो ट्यूब्यूल दिखाई दे रही है, ये जो डक्ट है, इस डक्ट के पास आ जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एपिडाइडमिस। और एपिडाइडमिस के बाद जाकर वो स्टोर हो जाएगा, वहां से आगे नहीं जाएगा जब तक इजैकुलेशन का टाइम नहीं आ जाता, जब तक इजैकुलेशन नहीं किया जाएगा। तो जितने भी स्पर्म है वो सारे के सारा जो स्पर्म है वो यहीं पर स्टोर रहता है और यहीं पर उसका मैच्योरेशन भी होता है। वैसा डिफरेंस और रेटी टेस्टिस, सॉरी, वैसा एफरेंशिया और रेटी टेस्टिस तक जब स्पर्म पहुंचते हैं तो वो इमेच्योर होते हैं। उसके बाद जब वहां से आगे बढ़ेंगे, यानी कि हमारे एपिडाइडमिस के पास पहुंचते हैं, तो वो मैच्योर हो जाते हैं और वहीं पर उनको स्टोर किया जाता है। जब तक इजोकुलेशन नहीं किया जाए वो वहीं पर स्टोर रहते हैं। तो अगर पूछा जाए हमसे कि इनका सीक्वेंस क्या होता है, कि सबसे पहले टेस्टिस कहाँ जाते हैं, फिर उसके बाद सेकंड टाइम पे कहाँ जाएंगे, तो हम देखेंगे सबसे पहले कहाँ कहाँ स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। कहाँ होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बनते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। तो ये यहाँ से चलकर कहाँ आएंगे, रेटी टेस्टिस के पास। ठीक, रेटी टेस्टिस से कहाँ जाएंगे, वैसा वैसा एफरेंशिया के पास। वैसा एफरेंशिया, और वैसा एफरेंशिया से चलकर कहाँ जाएंगे, एपिडाइडिमिस के पास। और यहीं पर क्या होंगे, सारे के सारे स्पर्म स्टोर हो जाएंगे और यहीं पर रहेंगे जब तक इजैकुलेशन नहीं होता। और फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे, वैसा डिफरेंस। वैसा डिफरेंस में कब जाएंगे, जब जब इजैकुलेशन का टाइम आएगा, उस टाइम वैसा डिफरेंस के पास जाएंगे, वैसा डिफरेंस के पास जाएंगे। तो ये पूरी प्रोसेस थी किसकी, मेल एसेसरी डक्ट्स की, जो कि रेडियसिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडाइडमिस और वास डिफरेंस में डिवाइडेड होती है। ठीक है।